नमस्कार। इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो इतिहास और वर्तमान का एक बहुत ही अचंभित करने वाला, कह सकते हैं एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। सोचिए, एक ऐसा राज्य जिसने अपनी कार्य प्रणाली से कभी सिंगापुर के संस्थापक ली कुआन यू तक को प्रेरित किया था, वो आज अपनी पहचान और विकास के लिए संघर्ष कर रहा है। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी शानदार अतीत और आज की चुनौतीपूर्ण जमीनी हकीकत को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। यह तुलना सच में बहुत ही चौंकाने वाली है। देखिए, एक तरफ हमारे पास वो राज्य है जिसकी राजधानी यानी कोलकाता की कार्यकुशलता को देखकर सिंगापुर का पूरा मॉडल तैयार किया गया था, और दूसरी तरफ आज का कड़वा सच ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में ये राज्य भारत के 28 राज्यों की सूची में खिसककर 27वें स्थान पर आ गया है। मतलब समृद्धि के एकदम चरम स्तर से लेकर आज के इस संघर्ष तक का ये जो पतन है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। अब अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये एक अकेली संख्या पूरी कहानी बयां कर देती है। मशहूर ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन के शोध में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई। 17वीं और 18वीं सदी में दुनिया की कुल जीडीपी में अकेले इस क्षेत्र का योगदान 12% हुआ करता था। जी हां, पूरे 12%। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया में एक क्षेत्र अपनी अतुलनीय समृद्धि, व्यापार और उद्योगों के लिए एक आदर्श माना जाता था, एकदम टॉप पर। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि वैश्विक व्यापार में इस क्षेत्र का दबदबा किस अद्वितीय स्तर का था। मतलब मिस्र की महारानी क्लियोपैट्रा तक यहाँ की बनी मलमल पहनती थी। पूरे एशिया में निर्यात होने वाला 80% कच्चा रेशम, 80% अकेले यहीं उत्पादित होता था। और तो और यहाँ की जहाज निर्माण तकनीक इतनी ज्यादा उन्नत थी कि शक्तिशाली ब्रिटिश नौसेना ने भी अपने जहाज बनाने के लिए यहीं के डिजाइन की हुबहू नकल की थी। सोचिए क्या लेवल था उस वक्त। लेकिन बात सिर्फ वैश्विक व्यापार की ही नहीं थी। बौद्धिक पूंजी यानी इंटेलेक्चुअल कैपिटल के मामले में भी ये क्षेत्र सबसे आगे था, एक के बाद एक। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, 1829 में सती प्रथा जैसी कुप्रथा का अंत किया गया और 1857 में एशिया की पहली आधुनिक यूनिवर्सिटी भी यहीं बनी। यहां तक कि 1895 में रेडियो वेव्स का पहला ट्रांसमिशन भी यहीं से हुआ था। महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस को कौन भूल सकता है, जिन्होंने आइंस्टीन के साथ काम किया और जिनके नाम पर हिग्स बोसॉन का बोसॉन रखा गया। उन्होंने यहीं से विज्ञान की दुनिया को बदल के रख दिया था। शिक्षा और विज्ञान में सही मायने में यह राज्य आधुनिक युग का सबसे बड़ा प्रणेता था। खैर, अब ये आंकड़े शानदार ढंग से दर्शाते हैं कि कैसे एक बहुत बड़ी औद्योगिक महाशक्ति का ग्राफ अचानक बहुत ही तेजी से नीचे की ओर गिरा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का 27% हिस्सा अकेले यहीं से आता था। टाटा, बाटा और आईटीसी जैसी दिग्गज कंपनियों के कारखाने यहीं मौजूद थे। लेकिन 2011 आते आते राष्ट्रीय जीडीपी में इसका योगदान गिरकर सिर्फ 6.5% रह गया, 27 से सीधा 6.5। ये इस तेजी से सिकुड़ते आर्थिक परिदृश्य का एक बहुत ही स्पष्ट और चिंताजनक चित्र है। वामपंथी शासन और औद्योगिकरण का पतन, पूंजी पलायन का योग। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से 1967 के खाद्य संकट और 1968 की हिंसा के साथ हुई, जिसके बाद आदित्य बिरला जैसे प्रमुख उद्योगपतियों को यहां से अपना निवेश वापस खींचना पड़ा। तो यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि उस दौर की विचारधारा ने राज्य के भविष्य पर कितना गहरा असर डाला। उस समय एक विशिष्ट नारा बहुत प्रचलित हुआ था, कंप्यूटर खावे ना लोग खावे, जिसका सीधा सा अर्थ था कि क्या कंप्यूटर लोगों का रोजगार खा जाएगा। इस डर या विचारधारा के चलते सरकार ने भारत का पहला आईटी हब बनने के ऐतिहासिक प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया। और इस एक फैसले का सीधा नतीजा क्या हुआ? वो सुनहरा अवसर हमेशा के लिए बेंगलोर के हाथों में चला गया। इस दौरान सामने आए आंकड़े काफी विचलित करने वाले हैं। 1980 के दशक में हर साल औसतन 100 से अधिक हड़तालें होने लगीं। लगभग 34 वर्षों के शासनकाल में 28,000 से अधिक राजनीतिक हत्याएं दर्ज की गईं। और जो राज्य कभी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, वहां विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों का बुरी तरह राजनीतिकरण हो गया। नतीजा ये निकला कि 2011 आते आते राज्य की साक्षरता दर महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों से भी पीछे छूट गई। बदलाव और ममता बनर्जी का उदय, सोनार बांग्ला का वादा। दशकों के शासन के बाद ये एक टूटे हुए राज्य के लिए नई उम्मीद और बड़े राजनीतिक बदलाव का प्रतीक था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ा। सत्ता तक पहुंचने का ये रास्ता बहुत ही क्रूर और संघर्षपूर्ण था। 1990 में उन पर जानलेवा हमला हुआ, फिर 1998 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। लेकिन सबसे निर्णायक मोड़ 2006 में सिंगूर और नंदीग्राम के विरोध प्रदर्शनों के दौरान आया। नंदीग्राम में 141 लोगों की जान जाने की त्रासदी और उनका 21 दिन का अनशन, इसने उन्हें जन जन तक पहुंचा दिया। इसी निरंतर संघर्ष का अंतिम परिणाम 2011 की वो ऐतिहासिक जीत थी जिसने 34 साल पुराने शासन को जड़ से खत्म कर दिया। हालांकि सत्ता बदलने के बावजूद रिपोर्ट्स बताती हैं कि व्यवस्था की बुनियादी खामियां नहीं बदली। ऐसा कहा जाता है कि पुराने राजनीतिक कैडर ने बस अपने झंडे बदल लिए और वही पुरानी सिंडिकेट और कटमनी की संस्कृति नए शासन में भी पूरी तरह जारी रही। आवास योजनाओं के फंड से 500 रुपए और यहां तक कि अंतिम संस्कार के फंड से 200 रुपए की कटौती जैसी व्यवस्थागत भ्रष्टाचार की बातें बिना किसी खास बदलाव के नई सरकार में भी चलती रहीं।
इसके बाद सामने आए बड़े घोटालों ने व्यवस्था की एक बेहद डरावनी तस्वीर पेश की। इन घोटालों की मानवीय और आर्थिक कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। शारदा पॉन्जी घोटाले ने 17 लाख से ज्यादा आम लोगों की जीवन भर की कमाई डुबो दी। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में 11 बड़े नेता कैमरे पर पकड़े गए। और सबसे बड़ा झटका था एसएससी भर्ती घोटाला, जिसके कारण 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी गईं। इसी भर्ती घोटाले से जुड़ी छापेमारी में 50 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे, जो सच में हैरान करने वाला था। समाज में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर भी भयानक स्थितियां सामने आईं। संदेश खाली मामले के मुख्य आरोपी को पकड़ने में 55 दिन का लंबा समय लग गया। वहीं आरजे कर मेडिकल कॉलेज की दर्दनाक घटना ने महिलाओं की सुरक्षा पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसमें एक बड़ी विडंबना यह भी रही कि मुख्यमंत्री को खुद अपने ही प्रशासन की पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा। और सत्ता में आने के शुरुआती दौर में ही महज एक कार्टून साझा करने पर एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी ने भी व्यवस्था पर कई सवालिया निशान लगा दिए थे। इस पूरी तस्वीर को निष्पक्षता से समझने के लिए चलते हैं हमारे अंतिम खंड की ओर, कल्याणकारी योजनाएं बनाम विकास, गरीबी का प्रबंधन। एक तरफ जहां कई चुनौतियां हैं, वहीं इन योजनाओं ने निर्विवाद रूप से समाज के सबसे निचले तबके के लाखों लोगों को बहुत बड़ी राहत भी पहुंचाई है। कन्याश्री योजना ने स्कूलों में लड़कियों के ड्रॉप आउट रेट को प्रभावी ढंग से कम किया। लक्ष्मी भंडार के जरिए परिवार की महिला मुखियाओं को सीधी आर्थिक मदद मिली। और 2 रुपये किलो चावल ने सबसे गरीब परिवारों को भोजन की सुरक्षा दी। वास्तव में इस राज्य ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी मॉडल की शुरुआत की, जिसे बाद में देश के अन्य हिस्सों ने भी अपने अपने तरीके से अपनाया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इन सभी बातों को जानने के बाद अंत में एक बहुत ही अहम और ज्वलंत सवाल खड़ा होता है। क्या सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं से गरीबी का प्रबंधन करना सच्चे आर्थिक और औद्योगिक विकास की जगह ले सकता है? बड़े उद्योगों और नौकरियों की कमी के कारण आज भी राज्य के पढ़े लिखे युवा बेहतर भविष्य की तलाश में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में ये सोचना लाजमी है कि भारत के उस राज्य का भविष्य आखिर किस दिशा में जाएगा, जो कभी पूरे देश में सबसे समृद्ध हुआ करता था।